Hello everyone, welcome to Magnet Brains in the Media. My name is Vedant Singh and I am your English educator. So my dear students, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्टरेंट रसेल चैप्टर 5 एक्सरसाइज पार्ट 1. माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं क्या दिया है एक्सरसाइज. अब आप लोगों को यहां पर क्या करना है, पेज नंबर 41 को ओपन करना है. ठीक है, वहां पर क्या दिया है चलिए एक बार डिस्कस करते हैं. वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग. ठीक है, अब यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का तात्पर्य यहां पर यह है कि हम लोगों को क्या करना है, छोटे छोटे ग्रुप्स को बनाना है और डिस्कशन करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर. तो वही कार्य हम यहां पर करने वाले हैं. तो बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, योर आइडिया ऑफ अ हैप्पी फ्यूचर लाइफ. यहां पर क्या बोला जा रहा है, हैप्पी फ्यूचर लाइफ का आइडिया, यानी आपका क्या है विचार, किसको लेकर, अच्छे खुशमिजाज भविष्य को लेकर, अपने जिंदगी को लेकर ना. अगर मैं यहां पर कहूं तो ओवरऑल टॉपिक जो है वो यही कहना चाह रहा है कि जो आपका आने वाला खुशमिजाज भविष्य है उसको लेकर आप लोगों के क्या विचार हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बेहद अच्छे तरीके से ज्ञात है कि हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, आंसर को देखते हैं. अब इसका आंसर जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, छोटा सा है. अब यहां पर क्या दिया है देखिए, आई थिंक आई कैन बी हैप्पी बाय लीडिंग अ सिंपल लाइफ बाय कर्टेलिंग माई डिजायर. अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि आई कैन बी हैप्पी, मैं खुश रह सकता हूं बाय लीडिंग अ सिंपल लाइफ, यानी कि मैं कैसे रह सकता हूं, लीडिंग अ सिंपल लाइफ, यानी मैं एक साधारण जीवन जीकर क्या कर सकता हूं, अच्छी जिंदगी जी सकता हूं बाय कर्टेलिंग माई डिजायर. और साथ ही साथ किसके द्वारा मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा, बाय कर्टेलिंग माई डिजायर. कर्टेलिंग का मतलब होता है कटौती. ठीक है, कर्टेलिंग का मतलब होता है कम करना या कटौती. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने डिजायर्स को कम करूंगा. अब आप लोगों की सहायता के लिए मैं आप लोगों को एक दृष्टांत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं. चलिए आप लोग एक बार एक नजर इसको देख लें. अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम सभी लोगों को क्या चाहिए, एक हैप्पी लाइफ चाहिए. हम सभी को क्या चाहिए, एक बहुत अच्छी हैप्पी सी लाइफ चाहिए. ठीक है, हम लोगों का क्या है, फ्यूचर गोल है. तो अब हमारे क्या आइडियाज हो सकते हैं. सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जो भी हमारी जिंदगी है, जिस जिंदगी को हम जीना चाहते हैं, उस जिंदगी को हम कैसे जिएंगे. उस जिंदगी को जीने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए. जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, मैंने क्या लिखा है, सबसे पहला टारगेट्स, या आप इसको क्या कह सकते हो, गोल. ठीक है, गोल्स मान लो. ठीक है, तो टारगेट्स या गोल्स, आपके कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसके कारण आप लोग क्या कर सके, अपना ध्यान अपना अच्छी तरीके से हर जगह केंद्रित ना करके एक दिशा में केंद्रित कर सकें. ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, वो होती है पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एटीट्यूड. अब आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत बढ़िया सा सकारात्मक एटीट्यूड जो है वो बनाकर रख सकते हो. क्यों रख सकते हो, क्योंकि अगर आपको हैप्पी लाइफ चाहिए फ्यूचर में, तो आप लोगों को इन दो बातों पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा. अब अगर हम बात करते हैं टारगेट्स और गोल्स की, तो अब आप लोगों को सबसे पहले यहां पर मैंने टारगेट्स और गोल्स के बारे में क्यों बताया है, इसीलिए बताया है क्योंकि जीवन में हम लोग क्या करते हैं, अत्यंत भ्रमित अवस्था में आ जाते हैं. किस कारणवश, जब हमको ये ज्ञात ही नहीं होता कि हमारे मेन टॉपिक क्या हैं. आप खुद देखिए, आपका मेन टॉपिक क्या है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, आप क्या अचीवमेंट करना चाहते हो. तो जो अचीवमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गोल बनाना पड़ेगा. और जब आप धीरे धीरे क्या करोगे, अपने जीवन में बहुत सारे गोल्स बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है,
आप लोगों के जो विचारधाराएं हैं, आपकी जो सोच है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो क्या होगा, वो एकदम बढ़ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बताऊंगा और वो ये है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपने जीवन में गोल्स बनाना है, जिसका कारण मैंने आपको बता दिया। अगर आप फ्यूचर में एक बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसके बाद वाला टॉपिक जो है जहां पर आप देख पा रहे हो, और वह है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम हम जो भी कार्य करें उस समय हमारा जो एक वे ऑफ कंडक्ट होना चाहिए वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, ताकि लोग आपसे जुड़ सकें। अब आपको अपनी जिंदगी में फ्यूचर में बहुत बढ़िया क्या चाहिए, एक प्यारी सी जिंदगी को जीना चाहते हो जहां पर आपको हर चीज प्यार से मिल जाए, हर एक चीज आपके पास अवेलेबल हो, तो आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो क्या करता है, वो हमेशा क्या करेगा, आपके लिए रास्तों को खोलेगा। तीसरी चीज की जब हम बात करते हैं तो देखिए तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है कि आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास होना चाहिए एक बहुत प्यारा सा वे ऑफ कंडक्ट। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव एटीट्यूड तो वही चीज हुई, नहीं नहीं, वो तो है, हम मानते हैं ये भी एक वे ऑफ कंडक्ट है, लेकिन यहां पर वे ऑफ कंडक्ट का मतलब यहां पर ये निकल कर आता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यदि हम किसी से बात करते हैं, मान लीजिए कंडक्ट का मतलब यही होता है ना, हमारा बिहेवियर, कि हम किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हैं। मान लो कि आप कहीं पर जा रहे हो और आप लोगों ने सोचा कि नहीं, मेरे को अपने जीवन में बहुत बढ़िया सा कार्य करना है, और आप लोगों ने क्या करा, ऐसा सोचकर तो गए, लेकिन किसी ने आप पर गुस्सा कर दिया कि देखो तुम तो बहुत गलत कर रहे हो, और आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, तो आपका वे ऑफ कंडक्ट जो है ना, वो लोग देखकर क्या सोचेंगे कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा कैसा बच्चा है, अनएथिकल बच्चा है। तो यहां पर इस बात पर आपको ध्यान देना। और चौथा तो पॉइंट है एथिक्स। जीवन में क्या होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए एथिक्स। अब आप लोग बोलोगे सर कि ये एथिक्स वाला पॉइंट पे आपने इतना जोर क्यों दिया, और देखिए जो एथिक्स होता है ना, यही जो है कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जोड़कर रखता है। आप मान सकते हो तो ये एक तरीके से क्या है, गम है, आप मान लो तो ये फेविकॉल है जो सबको जोड़कर रखता है। अब हमारे जीवन में एथिक्स का रोल क्यों है, अगर आप हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो तो सबसे पहले आप समझ लो कि यहां पर एथिक्स का अर्थ क्या होता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं एथिक्स के बारे में, तो आप लोग बोलोगे सर एथिक्स तो शायद जीवन में कैसे अच्छा करना है, कैसे बोलना है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। यहां पर एथिक्स का मतलब होता है ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, मैंने नॉर्मली इसको आपको समझाने के लिए ये यूज किया है वर्ड ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, इन अ राइट वे। ठीक है, इन अ राइट वे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एथिक्स जो है वो किसकी बात करता है, राइट की बात करता है, रॉन्ग की बात करता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि सही चीज क्या होती है और गलत चीज क्या होती है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को एथिकल जिंदगी जीनी चाहिए। जो एथिक्स होता है वो लॉ नहीं है, एथिक्स जो है वो रिलीजन नहीं है, एथिक्स जो है वो मॉरल नहीं है ना। एथिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि एथिक्स जो है वो किस पर वर्क करता है, लॉजिक पे वर्क करता है। ठीक है, और किस पे वर्क करता है, लॉजिक के साथ आप लोग एप्टीट्यूड ले सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने जीवन में बहुत बढ़िया करना चाहते हो तो कुछ इन पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लो, और चाहो तो एग्जाम के समय भी मेंशन कर आ सकते हो, और स्टूडेंट्स के साथ इस विषय पर डिस्कशन भी कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से एक टॉपिक को कवर करा है, और वो कौन सा है, वो हमारा पहला वाला टॉपिक है जिसका नाम क्या है, योर आइडिया ऑफ अ हैप्पी फ्यूचर लाइफ। आपका क्या विचार है आपकी हैप्पी लाइफ को लेकर। तो हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को समझा। इसी में हमने बहुत से टॉपिक्स को निकाला, बहुत से टॉपिक को समझा, और सबसे पहले तो हम लोगों ने इस बात पर ही फोकस किया कि हम लोगों के गोल्स क्या होते हैं, और यहाँ पर जो कर्टेलिंग डिजायर्स है। देखिए, अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों बताया कि सादा जीवन उच्च विचार तो होना ही चाहिए, पर साथ ही साथ हमारे डिजायर, जो हमारे सपने हैं, वो क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। मान लीजिए आपको जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है। ठीक है, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि आपको बनना है आईएएस अफसर।
और अब आप आईएएस अफसर बनना तो चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर इस बात को लेकर बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं है कि मान लो मैं अगर आईएएस ना भी कर पाऊं, उसके नीचे के स्तर पर आ जाऊं, तो कोई बात नहीं, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, मेरे को इतनी डिजायर नहीं है, हाँ मेरा टारगेट ये, मैं वापस कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप डिजायर रखोगे कि नहीं मुझे तो आईएएस ही बनना है, और थोड़े ही दिनों बाद आपका दिमाग डिजायर्स के चलते आप और आगे तक सोचने लग जाओ कि नहीं अब तो मैं ऐसा करता हूँ, पॉलिटिक्स में उतर आता हूँ, प्रधानमंत्री बनना है मेरे को, तो फिर आप सोचोगे नहीं नहीं मेरे को तो कुछ और कार्य करना है। और इसके चलते क्या होने वाला है, इसके चलते सिर्फ एक ही समस्या जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, और वह समस्या ये है कि आप लोग फंस जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर यही कहा है कि हैप्पी फ्यूचर लाइफ के लिए आप लोगों को अपने अंदर के जो मेन डिजायर्स हैं उनको बहुत बहुत सॉर्टिफाई करना है। केवल सोलोली आप लोगों को उन चीज़ों पर ध्यान देना है, जैसे कि एक लर्न्ड मैन होता है ना, लर्न्ड मैन का मतलब होता है विद्वान आदमी, ठीक है। वो इग्नोरेंट व्यक्ति की तरह नहीं बिहेव करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास उन सभी चीज़ों का क्या है, भरपूर नॉलेज होता है, क्योंकि वह बहुत अनुभवी होता है। तो अपने जीवन में अनुभवों को बटोरना सबसे बड़ी चीज है, और कहीं ना कहीं वो भी एक की है हैप्पी फ्यूचर लाइफ की। तो मेरे को लगता है कि ये वाला टॉपिक जो है वो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों के लिए अगले वाले टॉपिक पर चलता हूं, ताकि हम बिना टाइम वेस्ट किए और भी अच्छे डिस्कशन आगे ले सकें। अब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर दिया है क्या, आदमी, और दूसरा दिया है डेवलपमेंट। अब जब हम बात करते हैं मैन और डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो एक आदमी होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट मैन, है ना, जब हम बात करते हैं एक आदमी के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो आदमी होता है ना, आदमी के जीवन में तीन चीजें बहुत असेंशियल होती हैं। एक चीज क्या होगी, सबसे पहले चीज होगी फूड, ठीक है, दूसरी चीज होगी क्लोथ, ओके, और तीसरी चीज क्या होगी, हाउस। तो यहां पर तीन चीजें होती है इंपॉर्टेंट। तो रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, ये तीन चीजें होती हैं, और ये तीन चीजें जिंदगी बनाती है किसकी, आदमी की। और बहुत सारे आदमी इकट्ठा होकर क्या करते हैं, एक सोसाइटी को बनाते हैं, और सोसाइटी को बनाकर क्या करते हैं, अपनी जिंदगी का निर्वाह करते हैं। तो जिंदगी का निर्वाह करने के लिए आप लोगों की तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए, हमारी जिंदगी में होना चाहिए डेवलपमेंट। अब आप लोगों ने फूड देखा, क्लोथ देखा, हाउस देखा, लेकिन इसके अलावा भी आदमी की जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, साइंस। हम क्या करते हैं, विज्ञान के चलते हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ अर्ज किया है ना। अगर मैं ध्यान दूं तो आप लोगों को पता चलेगा कि विज्ञान के बढ़ते चरणों के कारण आज हम लोगों ने रॉकेट बना लिया है, ठीक है, आज हमारे पास दवाइयां हैं, मेडिसिन है, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन में प्रभाव डाल रही हैं। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा कि जब कभी भी हम बात करते हैं किसके बारे में, आदमी की, तो आदमी के जीवन में आदमी के इन बेसिक नीड्स के साथ साथ डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसका कार्य ही यह है कि वह तत्पर आगे बढ़ता जाए और अपने जीवन में डेवलपमेंट करता जाए। मैं आप लोगों को एक बात और अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहूंगा, और वह यह है कि जब कभी भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो है उसका जीवन में एक रोल यह भी है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने जीवन के हर एक पहलू को निर्मित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैन एंड डेवलपमेंट इस तरह से टॉपिक दिया है। मैंने यहाँ पर क्या करा, आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है इस टॉपिक की दे दी है। चलिए इसमें और डिस्कस करते हैं। अब यहां पर दिया है डेवलपमेंट इज असेंशियल। डेवलपमेंट जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, असेंशियल है। असेंशियल क्यों है, देखिए, बट डेवलपमेंट शुड नॉट हार्म आवर सराउंडिंग्स। अब देखिए, मैंने आपको बोला ना डेवलपमेंट असेंशियल है। अब असेंशियल क्यों है, वह इसीलिए है क्योंकि अगर हम अपने आप को डेवलप करेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो हम लोगों को देखकर क्या करेगी, अनुसरण करेगी, और उसमें अपने पॉइंट्स को ऐड ऑन करेगी। हम हर दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, अपने लाइफ में ग्रो करते हैं ना। आपने देखा होगा प्लांट जो होता है, एक प्लांट है, वो क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट किसका होता है, हर बार आप देखोगे एक फूल आता है, ठीक है, हर बार ये फूल को डेवलपमेंट करता, निर्माण करता है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है प्लांट की, लेकिन उसका कार्य क्या है, कुछ देना। तो हमारे जीवन में डेवलपमेंट असेंशियल है कि हम क्या करें, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जो है अपनी लाइफ में निकाल कर लाएं। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, प्रोडक्शन की।
तो जीवन में आप लोग अगर प्रोडक्शन करते हो तो आप अपने लाइफ में ना कुछ ऐड ऑन करते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ता है और इसी में सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वह है प्रोडक्शन वाला पार्ट। प्रोडक्शन वाला पार्ट को आप लोगों को इस तरह से समझना है कि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या करा, हमने अपने ज़िंदगी में एक समय ऐसा निकाला है कि हमारे जीवन का कुछ पर्टिकुलर भाग किसी चीज़ के लिए क्या हुआ है, ऐड ऑन हुआ है। मान लो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आप लोगों को 2 घंटा पढ़ाया, तो मैंने क्या करा, मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोड्यूस की 2 घंटे के हिसाब से। तो क्या हुआ, मैंने आप लोगों के लिए कुछ तो प्रोडक्टिव काम किया ना जिसमें जान है। तो अब आप लोग देख पा रहे हो, यानी अपने जिंदगी के 2 घंटे मैंने आप लोगों को दिए और वो क्या है, प्रोडक्टिव है। इससे क्या हुआ, इससे एक बात जो है वो बिल्कुल साफ हो गई और वह ये है कि जब आप लोगों ने मेरे को सुना तो उससे आप लोगों के पास ज्ञान आया और ज्ञान की वृद्धि ने क्या करा, आप लोगों को आलोकित कर दिया। और वही चीज जो है यहाँ पर भी आप लोग बेहद अच्छे तरीके से देख पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, it is very important that we all have to focus a lot on the development. So development is a very essential part of our life. It is in itself, it is very essential, okay, but development should not harm our surroundings. Now here we can also able to see another point. What is it? See, डेवलपमेंट शुड नो हार्म ना, शुड नॉट हार्म। अब यहाँ पर देखिए, डेवलपमेंट जो है वो हार्म नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट क्या नहीं करना चाहिए, आपको परेशान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ सराउंडिंग्स जो है, जो आपके आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना, उसके साथ समस्याएं नहीं खड़ी होनी चाहिए। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। तो जो हमारे आजू बाजू का एरिया है, सराउंडिंग्स, इसको कोई भी नुकसान हम लोगों को नहीं पहुंचाना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब जब हम बात करते हैं इकोलॉजी की, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आप इकोलॉजी क्यों ला रहे हो। देखिए, इकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम जब इकोलॉजी की बात करते हैं, ये 2 वर्ड से बना है, ऑइकोस, और साथ ही एक और वर्ड अगर हम यहाँ पर ले लें तो दूसरा वर्ड क्या होगा, लोगोस। ठीक है, तो ऑइकोस और लोगोस का मतलब क्या होता है। ऑइकोस का मतलब होता है होम, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। ठीक है, तो आप लोगों को अब बोलोगे कि सर यहाँ इकोलॉजी कैसे आ गया। अब मैं आपको बताता हूं। जब हम बात करते हैं इकोलॉजी की तो यहाँ पर नेचर के घर की बात होती है ना। तो अब ये जो नेचर का घर है जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग इस बात को समझ सकें कि हम लोग कुछ ऐसा ना कर जाएं जिसके चलते हम जो प्रकृति है, जहां प्रकृति में जहां निवास कर रहे हैं, उसको हम नुकसान ना पहुंचा दें। अब आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि लैंड, वाटर, हर एक चीज जो है, जितने भी रिसोर्सेस है हमारे जिंदगी के ना, अब मान लीजिए यहाँ पर रियल लैंड हो गया, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वाटर हो गया, ठीक है, सन हो गया, एयर हो गया, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब हमारे जीवन की बेसिक नीड्स हैं और कहीं ना कहीं क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, है ना। 2 कंपोनेंट होते हैं, उनमें से एबायोटिक कंपोनेंट है ये। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो नॉन लिविंग है, आप इसको नॉन लिविंग थिंग मान लो, है तो ये क्या करते हैं, जिंदगी को प्रभावित करते हैं, लेकिन है नॉन लिविंग थिंग। तो कुछ चीजें जो होती है जीवित और अजीवित चीजों को मिलाकर हमारे जिंदगी की चीजें बनती हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपने जो हमारा पर्यावरण है, अगर मैं बात करता हूं पर्यावरण का, तो पर्यावरण को अगर मैं दूषित कर दूं, तो क्या होगा, लैंड, वाटर, सन, एयर, सब पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रभाव का क्या कारण है, देखिए, डेवलपमेंट जब हम करते हैं, जब अभी हम निर्माण का काम करते हैं, तो निर्माण में हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई चीज बन रही है, कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, फैक्ट्रीज वगैरह में आप जाओगे तो कितना धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, वाटर, लैंड, सन, एयर, इन सब पे ना बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो आप देख पाते हो। तो मेरी बस आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है और वह ये है कि हम लोग क्या ना करें, अपने सराउंडिंग्स को हार्म ना करें। क्योंकि यदि हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, अगर मैं बात करता हूं इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट होता है सम टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट।
ठीक है। तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट है इन सब से बना होता है, तो हमारे सराउंडिंग को क्या होगा, हार्म हो जाएगा। डेवलपमेंट में क्या होगा, अगर डेवलपमेंट होती है तो सराउंडिंग्स को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब देखिए, वी हैव डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने ना हमारे जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनको ख़त्म कर दिया है। एंड वाइल्ड लाइफ, और अगर मैं बात करता हूँ वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ज़्यादा क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो डेवलपमेंट के नाम पर क्या हुआ है, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इट इज़ नॉट डेवलपमेंट, इट इज़ डिस्ट्रक्शन। ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट डेवलपमेंट, है ना। आप अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो और नुकसान पहुंचाकर अपने आप को लाभान्वित कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, बुरी चीज़ है। क्योंकि खुद को आप लोग अगर बोलते हो कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मेरे को लाभ चाहिए, लेकिन आप डेवलपमेंट लाकर अपने भीतर लाभ ला रहे हो, लेकिन उसके चलते अगर लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, चीजों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वह डेवलपमेंट नहीं है, इट इज डिस्ट्रक्शन। तो वह डिस्ट्रक्शन है। तो मैंने क्या करा, यहां पर आप लोगों को मैन एंड डेवलपमेंट इस टॉपिक को ना बहुत अच्छे तरीके से क्या करा है, समझा दिया है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोगों को एक बुक पढ़नी चाहिए, एक नॉवल, मेरे हिसाब से ड्रामा है जिसका नाम है मैन एंड सुपरमैन। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं इस किताब को। ये बर्नार्ड शॉ ने लिखी है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी किताब है। यहाँ पर आप लोग बहुत कुछ देखोगे, यहाँ पर भी आप लोग कुछ चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है सम ऑफ द वैल्यूएबल आइडियाज विच हैव इंस्पायर्ड यू। अब यहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यूएबल का मतलब जो होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज, आइडियाज है जिन्होंने क्या करा है, आपको इंस्पायर किया है। ये क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्टली आप लोगों से है। हर बच्चे को जीवन में ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा विचार जो आ ही जाता है, जो उसको क्या करता है, इंस्पायर करता है। ठीक है, मान लो कि आप लोगों से कहा जाए कि मेरे को अपने जीवन में बहुत बढ़िया काम करना है, और अचानक से आप लोगों के दिमाग में एक बात आई कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को करना चाहिए एक बिजनेस, और बिजनेस कर कर मैं क्या कर पाऊंगा, बहुत कमा पाऊंगा। तो एक आइडिया आया जिसने आपको क्या करा, इंस्पायर कर दिया। तो आप देखिए यहां पर क्या दिया है, आई वॉज इंस्पायर्ड, मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ। देखिए इंस्पिरेशन लेना अलग है ना, यहाँ पर इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित होना, बाय द आइडियाज ऑफ विवेक आनंद। जो महान विवेक आनंद है, उनके आइडियाज से मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, प्रेरित हुआ हूँ। ठीक है, हु सेड दैट यंग पीपल शुड बी नॉट ओनली मोरली स्ट्रॉन्ग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बिजनेस करना, ये करना, वो करना। वैसे ही मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अपने हिसाब से एक उत्तर बनाया है, जहाँ पर मैं उनके विचारों से प्रभावित हुआ। अब मेरे को विचार तो मिले नहीं, मेरे को कहीं से विचार नहीं आए, तो मैंने क्या करा, मैंने एक महान व्यक्तित्व के विचारों को लिया और उससे मैं प्रेरित हो गया। तो यहाँ पर इस विषय पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक विशिष्ट चर्चा जो है उसको कर रहे हैं। तो समग्र छात्रों और छात्राओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया करके आप लोग क्या करें, अपनी पुस्तिकाओं को लेकर आ जाएं और कलम के माध्यम से जो भी कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है उसको अपनी पुस्तिकाओं में उकेरने का प्रयास करें। मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहूँगा, और वह ये है कि जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से इंस्पिरेशन वाला टॉपिक की, तो हर एक आदमी को यहाँ पर समझना चाहिए कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो क्या करता है, उसको इंस्पायर करता है, और इंस्पिरेशन बनने के कारण क्या होता है, वो अपनी जिंदगी में नाम भी कमाता है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए विवेक आनंद का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। महात्मा विवेक आनंद एक अत्यंत महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वह महान तपस्वी, एक परमहंस नाम के, एक रामकृष्ण ऐसा कहा जाता है, रामकृष्ण परमहंस के महान शिष्य थे, और वह एक महान तपस्वी, महान भक्त थे किनके, माता महाकाली के। तो यही बात है कि उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं परमहंस का जो प्रभाव है वो बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है। क्योंकि आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बात बता ही रहा हूँ विवेक आनंद को लेकर, तो मैं एक बात आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम विवेक आनंद की बात करते हैं तो आप लोग कभी भी ये बात मत भूलिएगा कि उनके जीवन में सबसे बड़ा रोल किनका रहा है, उनके शिक्षक का रहा है। जी हाँ,
अगर हम शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक एक व्यक्ति को पूरी तरीके से बदल कर रख देता है। शिक्षक की यही सबसे बढ़िया खासियत होती है। शिक्षक के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो क्या करता है, उसके छात्र को मोल्ड कर देता है। जैसे कि अगर आप उदाहरण के तौर पर देखो तो क्या होता है, परमहंस क्या करते हैं, पूरा विवेकानंद के जीवन को बदल कर रख देते हैं। इसीलिए बदल कर रख देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि विवेकानंद जो है वो अपने जीवन में परम ब्रह्म की खोज की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर थे। तो इस विषय को देखते हुए जो हमारे विवेकानंद महाराज जी हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि नहीं नहीं, मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा, मेरे को इस छात्र को बताना पड़ेगा कि सत्य और असत्य में क्या अंतर होता है। तो विवेकानंद को उन्होंने भगवान के दर्शन कराए अपने द्वारा। उन्होंने विवेकानंद को चमत्कारिक शक्तियां भी दी थी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वह बहुत बहुत सिद्ध योगी व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या करा, एक बार अपने आदित्य, जो उनका नाम है, आदित्य नहीं है उनका नाम, हम ऐसे विवेकानंद कह सकते हैं। तो विवेकानंद जी जाते हैं काली माँ के पास, जाकर कुछ उनसे प्रश्न वगैरह करते हैं, लेकिन उनको उत्तर नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं ये जो दृष्टांत है प्रस्तुत करता है भावनाओं को लेकर। तो यहाँ पर विवेकानंद के द्वारा जो भी विचारधाराएं जो प्रसारित हुई हैं, उन विचारधाराओं से मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, प्रसन्न हूँ, इंस्पायर्ड हूँ। Who said that young people should be not only morally strong but physically strong so। देखिए जीवन में ना सिर्फ मॉरली स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता। आप लोगों को पता होना चाहिए, भगवान श्री राम जो थे अपने आचरणों के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने आचरणों के द्वारा लोगों को क्या दिखाया, आदर्श को प्रस्तुत करा। लेकिन उसके चलते जब उनकी पत्नी का हरण हुआ, तो हरण होने के पश्चात वह क्या करते हैं, हरण होने के पश्चात वे लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने सीता को बचाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मोरली और फिजिकली क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे। दैट इज वाई आई टेक रेगुलर एक्सरसाइज। अब देखिए मैंने आपको बताया कि मोरली भी स्ट्रांग होना है, फिजिकली भी स्ट्रांग होना है। अगर राम फिजिकली भी स्ट्रांग थे तो मेंटली भी स्ट्रांग थे, यानी मोरली भी स्ट्रांग थे। तो उन्होंने क्या करा, सीता से, अपनी सीता को बचाया, किससे, रावण के पास से। और साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, नैतिकता का भी माध्यम अपने सामने प्रस्तुत किया लोगों के सामने। जब रावण की मृत्यु हुई तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम वहां पर जाओ और बहुत अच्छे तरीके से क्या करो, बहुत अच्छे तरीके से तुम उनको प्रणाम करो। इसलिए प्रणाम करो क्योंकि तुम्हारे प्रणाम करने से क्या होगा, तुम्हारे प्रणाम करने से ये बात सिद्ध होगी कि नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, हम एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं रावण एक महान पंडित था और अपने अंदर के द्वेष को वो चाहते थे कि लक्ष्मण खत्म करके चरणों में जाए और उनसे ज्ञान लें। तो रावण जैसे महान व्यक्तित्व को हम लोग क्या नहीं कर सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए दैट इज वाई आई टेक रेगुलर। तो हमें क्या करना है, हमें अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होगा, हम फिजिकल तौर से स्ट्रांग हो जाएंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे। आई एम सो इंस्पायर्ड बाय द आइडिया दैट वर्क इज इट्स ओन रिवॉर्ड, है ना। मेरा तो मानना यह है कि जो कार्य है, कार्य अपने आप में ही ना क्या है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सो आई कीप माई सेल्फ बिजी एंड हेल्प अदर्स। तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को ना बिजी रखता हूँ और साथ ही साथ क्या करता हूँ, अपने आप को बिजी रखकर दूसरों की सहायता करता हूँ। दूसरों की सहायता करने से क्या होता है, जीवन में मेरे को बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। दिस कीप्स मी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। इससे क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, कीप करता, मतलब कीप का मतलब मेंटेन करके रखता अपनी हैप्पीनेस को, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता हूँ, यानी मैं खुश होता हूँ, संतुष्ट हो जाता हूँ। तो मेरे को लगता है यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आते हैं B1 पर। यहाँ पर क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, पेज नंबर 43। अब आप लोगों को क्या करना है, पेज नंबर 43 को ओपन करना है। अब यहाँ पर ना ट्रू और फॉल्स वाला खेल आ रहा है। सबसे पहली चीज है आइडियाज हेल्प मैनकाइंड। क्या आपको लगता है कि विचारों ने सहायता की है मानवता की? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब आप लोग बोलोगे सर कैसे? तो देखिए, जब हम बात करते हैं आइडियाज़ की, जो आइडियाज़ उन्होंने सहायता की मैनकाइंड की कैसे, अगर आप ध्यान दो तो आर्ट हो गया, अगर आप देखो तो लैंग्वेज हो गई, राइटिंग का आर्ट हो गया, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन हो गई। तो इन बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ थे जो हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमारे मानवता को ऊपर उठाया। सर्वाइवल वॉज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर होमो सेपियंस।
अगर मैं बात करता हूं जीवन यापन वाली बात, जीवोपार्जन यानी सर्वाइवल क्या था, वो कभी भी कोई समस्या नहीं थी होमोसेपियंस की। क्या ये बिल्कुल सही है? होमोसेपियंस को आप लोग ना यहाँ पर किससे जोड़ सकते हो? आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हो ह्यूमन रेस से। होमोसेपियंस को आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो? ह्यूमन रेस से जोड़ सकते हो। यहाँ दिया है लॉन्ग इन्फेंसी वॉज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले का उत्तर क्या होगा? ट्रू। दूसरे वाले का क्या होगा? फॉल्स। देखिए सर्वाइवल वॉज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर होमोसेपियंस। क्या सर्वाइवल कभी भी प्रॉब्लम नहीं था होमोसेपियंस के लिए? तो अब देखिए, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों। यहां पर अगर आप देखो तो सर्वाइवल एक प्रॉब्लम था किन के लिए? होमोसेपियंस के लिए। अब इसीलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं होमोसेपियंस की, तो वे लोग क्या करते थे? जंगलों में रहा करते थे। जंगल की, फॉरेस्ट, ऐसी जगहों में रहने के कारण क्या हुआ, उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत बहुत परेशानियों को क्या करा? महसूस किया। इसीलिए सर्वाइवल, जीवोपार्जन का कार्य अत्यंत क्या था उनके लिए? कठिन था। और मुझे लगता है ये बात आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होगी। अब लॉन्ग इन्फेंसी ना, अब इन्फेंसी का मतलब होता है शैशव अवस्था, शिशु अवस्था, अर्थात बहुत लंबे समय तक बच्चा बना रहना। वॉज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड। तो आपको क्या लगता है कि ये बायोलॉजिकल एडवांटेज था? क्या जैविक आप देख सकते हो कि ये लाभ था हमारे लिए? अब इसका उत्तर भी जो है वो बिल्कुल साफ है। इसका उत्तर होगा ट्रू। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। मैन्स अर्लीस्ट टेक्निकल स्किल वॉज डिवोटेड टू इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन। तो इसका आंसर है फॉल्स। अब देखिए, आदमी का जो पुराना टेक्निकल स्किल जो था वो क्या था कि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, अब यहां पर देखिए कंजेंशियल स्किल्स प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट रोल देन द एक्वायर्ड स्किल्स। अब यहां पर कंजेंशियल स्किल्स की बात हो रही है। कंजेंशियल स्किल्स का मतलब होता है जो जन्मजात हमारी स्किल्स होती है ना, जो आप लोग पैदाइशी लेकर आते हो, क्या वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाकी एक्वायर्ड स्किल्स से? जो चीज हम अपनी जिंदगी में प्राप्त करते हैं। मतलब यहां पर साफ साफ यही कहा जा रहा है कि आप अगर जन्मजात बहुत सारी क्वालिटीज लेकर आ रहे हो तो क्या वो पर्याप्त हैं आपके जीवन में, या एक्वायर्ड स्किल्स के साथ ही आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में पूर्णता महसूस कर पाते हो? तो ये बिल्कुल सही है। जो हमारी कंजेंशियल स्किल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं रोल हमारे जिंदगी में। अनलाइक बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग कैन फोरसी अ कैटास्ट्रोफे। अब देखिए कैटास्ट्रोफ जो होता है, कैटास्ट्रोफ, तो यहां पर बात ये की जा रही है कि अगर हम बर्ड्स की बात करें तो क्या ह्यूमन बीइंग भी क्या कर सकते? पूर्व अनुमान लगा सकते खतरों का? कैटास्ट्रोफ का मतलब यही होता है, कैटास्ट्रोफ का। तो यहां पर बिल्कुल क्या कहोगे आप? बिल्कुल सही बात है ये। क्यों? क्योंकि हम लोग भी क्या है, हम लोगों के पास भी पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता होती है। अब देखिए फोर थॉट, अब यहाँ पे फोर थॉट कैन अवर्ट फिजिकल डेंजर। अब अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखो तो जो हमारे विचार हैं वो क्या करते हैं? हमें कैन अवॉइड फिजिकल डेंजर। क्या वो हमारे फिजिकल डेंजर को अवॉइड कर सकते, बाधित कर सकते हैं? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? ट्रू। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप चाहते हो फिजिकल डेंजर रुक जाए, बाधित हो जाए, अवॉइड हो जाए, तो आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले विचारों से क्या करना होगा? थोड़ा बहुत जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को विचार विमर्श करना होगा। द इंटेलिजेंट क्वालिटीज अकाउंट फॉर द ग्लोरी ऑफ मैन। अगर मैं बात करता हूं इंटेलिजेंट क्वालिटीज की, यानी बुद्धिमत्ता वाली जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो आपकी विशेषता है, क्या है? इस अकाउंट फॉर द ग्लोरी ऑफ मैन। क्या कहीं ना कहीं ये जवाबदेही है हमारे ग्लोरी ऑफ मैन की, यश के प्रति? या आप कह सकते हो कि ये ग्लोरी ऑफ मैन के प्रति, या आप यहाँ पर मान लो यश, जो यश होता है ना आदमी का यश, उसको लेकर क्या ये बिल्कुल सही है? तो देखिए उत्तर क्या होगा? ट्रू। इन अ सिक्योर फ्यूचर देयर आर नीदर वरीज और नॉर लैक ऑफ ट्रूथ। अब यहाँ पर देखिए जो आपका सुरक्षित फ्यूचर होता है, जो भविष्य होता है, वहां पर क्या है? देयर आर नेदर वरीज, कि वहां पर कोई भी डर नहीं है, या वहां पर कोई भी लैक ऑफ जॉय नहीं है। देखिए अब आप लोग देखिए, जब हम बात करते हैं कि आपको जो सुरक्षित फ्यूचर है, क्या वहां पर आप ध्यान दोगे तो क्या वहां पर कोई वरीज नहीं है, कोई चिंताएं नहीं है, कि वहां पर कोई लैक ऑफ जॉय नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ट्रू, ऐसा है। तो इन अ सिक्योर फ्यूचर, अगर आपका फ्यूचर सिक्योर है, बहुत सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या कर पाओगे? बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मेंटेन कर पाओगे। तो अब यहां पर देखिए B2.1, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट।
अब देखिए पेज नंबर 45 की हम बात कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर वॉज माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। अगर मैं बात करता हूं यूटिलाइजेशन की, यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उपयोग होना। किसका? फायर का। क्या था वो? माइलस्टोन था ह्यूमन प्रोग्रेस में। माइलस्टोन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी नींव ना, पत्थर की नींव भी मान सकते हो, आप कह सकते हो कि एक ऐसा होना जो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है ना ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, माइलस्टोन है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ट्रू। जी हाँ, अगर हम फायर का यूज़ करते हैं तो फायर का यूज़ करने से क्या हुआ? हमने अपने जीवन में बहुत कुछ प्रोग्रेस किया। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि हमारे जीवन में बहुत सारे आइडियाज़ आए और उन सभी आइडियाज़ ने हमारे जीवन में क्या करा? बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो डाला है। अब यहां पर देखिए जो फायर है क्या वो यूज होता है कुकिंग के लिए? ठीक है। अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास फायर है। अगर मैं फायर की बात करता हूं यानी अग्नि की बात करता हूं तो अग्नि का उपयोग हम किस लिए करते हैं? कुकिंग के लिए करते हैं ना। तो वही बात है, क्या हम फायर का उपयोग करते हैं कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए? जी हाँ, ये तो बहुत सरल उत्तर है। इसका उत्तर तो आपको लिखकर आना ही होगा और वो है फॉल्स। अब आप बोलोगे सर इतने अच्छे से आपने बताया लेकिन यहाँ पर फॉल्स क्यों आया? इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है ओनली। अब देखो फायर का उपयोग होता है कुकिंग के लिए, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ओनली लिखा है। क्या सिर्फ कुकिंग के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं, है ना, ओनली नहीं। अगर आप देखो यहाँ पे ओनली लगा दिया तो आप समझ गए होंगे कि कुकिंग के लिए ही सिर्फ फायर का उपयोगी नहीं होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं जिसको चलकर हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप फायर की बात करो तो फायर की तरह और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। अब आप लोग क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताओगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैड नथिंग टू डू विथ रिलीजन। यानी अब अगर मैं डोमेस्टिकेशन की बात करता हूँ यानी जानवरों को पालने वाली बात, तो यहां पर ये कहा जा रहा है ऑफ एनिमल्स हैड नथिंग टू डू विथ रिलीजन। क्या इनका कुछ भी लेना देना नहीं है? किसको लेकर? धर्म को लेकर। तो देखिए फॉल्स, ऐसा नहीं है। हम लोग धर्म से भी इन चीजों को जोड़ते हैं। हमारे यहाँ पर पहले समय के लोगों ने क्या करा है? जानवरों को पाल के रखा था बहुत। अब अर्लीस्ट हमारा सबसे पुराना जो है फॉर्म ऑफ राइटिंग जो है वो क्या है? पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर फॉर्मेट में चीज़ों को दिखाना। तो ये बिल्कुल सत्य है। हमारे यहाँ पर पहले पिक्चरें बनाई जाती थी, है ना, इंस्क्रिप्शन पे सब पिक्चरों के द्वारा चीज़ों को दिखाते थे। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या जो इन्वेंशन है, जो बनाना है किसका? एग्रीकल्चर का, वो क्या है? बहुत कम इंपॉर्टेंट है, रखता है अगर हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से मैच कर देखें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फॉल्स, ऐसा नहीं है। देखिए इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात होती है। इन कोर्स ऑफ टाइम वी हैव प्रोग्रेस। अगर हम समय के साथ की बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या करा है? बहुत बहुत ज़्यादा क्या किया है? प्रोग्रेस की है। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस का मतलब होता है हम लोगों ने प्रगति की है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि कितने अच्छे तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर ट्रू और फॉल्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहां पर इसका ट्रू आएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए B2 पर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। अगर मैं बात करता हूं सिविलाइजेशन की यानी हमारी सभ्यता की, तो उसने क्या करा है? हम लोगों को बहुत ज़्यादा दोस्ताना बनाया है। किसकी तरफ? एक दूसरे की तरफ, है ना। मतलब हमारे अंदर दोस्ती को इंक्रीज किया है। क्या हम लोगों को सिखाया है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ दोस्ती वाला व्यवहार रखना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर वर्ड आ रही है फ्रेंडली टुवर्ड्स, ना, दोस्ती वाला बात आ रही है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? देखिए हाँ बिल्कुल सही है। सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। यानी हम लोगों को एक दूसरे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती वाला हाथ बढ़ाना चाहिए, दोस्त के तौर पर रहना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, है ना, बहुत अच्छे रिलेशन बनाकर रखना चाहिए। बर्ड्स डू नॉट ट्रीट देयर एल्डर एज ह्यूमन बींग्स डू देयर एल्डर्स प्रोवाइडिंग इन ओल्ड एज पेंशन। अब देखिए बर्ड्स डू नॉट ट्रीट, है ना, बर्ड्स तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, लेकिन अगर देयर एल्डर एज ह्यूमन बींग्स टू डू देयर एल्डर्स प्रोवाइडिंग इन ओल्ड एज पेंशन, यानी अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से
कि जो हमारे एल्डर्स होते हैं, अगर हम बर्ड्स के एल्डर्स की बात करते हैं तो बर्ड के जो एल्डर हैं उनकी तो रिस्पेक्ट नहीं की जाती, क्योंकि बर्ड उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, चोंच से मार देती है। लेकिन वहीं पे जो आदमी होता है वो क्या करता है, ओल्ड एज पेंशन देकर क्या करता है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करता है। अब जैसे कि मैंने क्या करा, आप लोगों को बताया था कि एक रॉबिन बर्ड है ना। अगर मैं बात करता हूं एक रॉबिन बर्ड की, तो रॉबिन बर्ड जो होती है, रॉबिन बर्ड क्या होती है, रॉबिन बर्ड जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, रॉबिन बर्ड बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, लवली होती है। अगर आप इसे देखो तो प्यारी बर्ड होती है ये। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने से जो एल्डर व्यक्ति है, एल्डर जो हमारा रॉबिन बर्ड होता है उसको को क्या करती है, चोंच मारकर मार देती है। लेकिन जहां हम अपनी बात करते हैं, मैन की बात हम करते हैं, तो आदमी क्या करता है, ओल्ड मैन को क्या करेगा, पेंशन देगा। तो ओल्ड मैन को वो क्या देगा, पेंशन देगा। तो पेंशन देने की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर दी गई है, बर्ड डू नॉट ट्रीट देयर एल्डर एज ह्यूमन बींग्स टू डू देयर एल्डर्स प्रोवाइडिंग इन ओल्ड एज पेंशन। स्वाभाविक है कि हम ओल्ड एज पेंशन देकर क्या करते हैं, अपने से बड़ों की ना बहुत अच्छी सहायता करते हैं, और वह सहायता क्या करती है, हम लोगों को बहुत लाभान्वित करती है, हमारे अंदर एक प्लस पॉइंट को ऐड कर देती है। तो अब आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ पर यही दिया है कि सिविलाइजेशन ने हमको यही सिखाया है कि हमको एक दूसरे की तरफ मैत्रीपूर्ण, है ना, एमिकेबल रिलेशंस जो होते हैं वो मेंटेन करने की बात कर रहा है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स those outside our heart और हर्ड है ना, हार्ट नहीं, हर्ड है, हर्ड। तो अब यहाँ पर देखिए, जब हम हर्ड की बात करते हैं, हर्ड, तो यहाँ पर क्या है, जब ग्रुप्स की हम बात करते हैं ना, ग्रुप्स, आप इसको एक ग्रुप्स की तरह लेकर चलो, क्योंकि हम लोगों की हर्ड नहीं होते, हम लोग इंसान, तो हम लोग ग्रुप बना के रखते, बस यहाँ पर एक सिंबलाइज करने के लिए बोला गया है। तो जब हम अपने झुंड के बाहर चले जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड कैसा होता है, मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल, यह एक राज्य है जिसका नाम क्या है, बुलबुल। ठीक है, ये एक बुलबुल राज्य है। चलिए मैं एक अच्छे से उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को। बुलबुल राज्य में कुल मिलाकर 10,000 लोग रहते हैं। ठीक है, 10,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। बुलबुल राज्य के बगल में एक और राज्य है, उसका नाम है कुलकुल। ठीक है, कुलकुल राज्य है। अब बुलबुल राज्य और कुलकुल राज्य में अंतर यह है कि कुलकुल राज्य में कुल 20 लोग रहते हैं, मान लीजिए 20 लोग रहते हैं कुलकुल राज्य में। 2 राज्य हैं। अब कुलकुल राज्य के लोगों में से कुछ लोग जो है, मुट्ठी भर हैं लोग ही तो वहां पर रह रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना यहाँ पर जाते बुलबुल राज्य में, और बुलबुल राज्य में जाने के बाद वे लोग क्या करते हैं, कुलकुल राज्य के कुछ लोग वहां के लोगों को समझ नहीं पाते और उनके साथ ना अभद्र व्यवहार करते हैं, जानवरों जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तो बुलबुल राज्य के लोग उन लोगों को कैद कर लेते हैं और पूरा का पूरा राज्य ये लोग क्या करते हैं, इनका अंडर में रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था, एटीट्यूड अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर वो यही बताया जा रहा है कि जब हम आउटसाइड यानी हम अपने क्षेत्र से बाहर जाते हैं और लोगों को समझ नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, हम लोग ना बहुत अजीब सा विचित्र सा व्यवहार करते हैं, और वह विचित्र सा व्यवहार हमारे साथ बहुत बहुत ज्यादा क्या करता है, बुरा काम करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप लोगों को क्या करना है, शिरोधार्य करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब कभी भी हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं हमारे ग्रुप से बाहर जाने की, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का एटीट्यूड बहुत फेरोशियस होता है, खतरनाक हो जाता है। अब देखिए, our attitude towards those outside are hurt in spite of all that has been done by moralists and religious teachers. Our emotions are as ferocious as those of any animals, and our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो हमारा वे ऑफ कंडक्ट होता है, जो हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स दोज आउटसाइड, जो किन लोगों के प्रति जो बाहर रह रहे हैं, आर हार्ट है ना, अवर हर्ड। अगर हम हर्ड की बात करते हैं तो हमारे हर्ड के बाहर के रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के प्रति जो हमारा एटीट्यूड होता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज बीन डन बाय मॉरलिस्ट, है ना, ये सब कुछ जो है बावजूद इन सब के अगर हम देखें तो ये चीज़ जो की गई है किनके द्वारा, मॉरलिस्ट के द्वारा, रिलीजियस टीचर्स के द्वारा, है ना, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये इन लोगों के कारण, रिलीजियस टीचर हो गए, इमोरलिस्ट हो गए, तो इन लोगों के द्वारा क्या होता है ना, इन लोगों के द्वारा ही हमारा जो एटीट्यूड उसको मोल्ड किया गया है।
तो जो हमारे इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फिरोशियस हो जाते हैं, ठीक है, एज टूज ऑफ एनी एनिमल ना, जानवरों की तरह। क्योंकि हम लोगों को तो यही सिखाया गया है हमारे धर्म में कि ऐसा व्यवहार करो, उसके साथ ऐसा व्यवहार करो, लेकिन इस तरह का व्यवहार जो है वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। आप समझ रहे हो ना कि आप जब अपने लोगों के साथ व्यवहार करने की बात करते हो तो आप लोगों का अपने लोगों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो उसी व्यवहार को आप लोगों को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। अब देखिए, इंटेलिजेंस इनेबल्स अस टू गिव देम अ स्कोप व्हिच इज डिनाइड टू इवन द मोस्ट सैवेज बीस्ट। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हमारी इंटेलिजेंस है उसने हमको और ज़्यादा क्या है, हम लोगों को क्या कर दिया, इनेबल कर दिया है। इनेबल करने का मतलब क्या है, हम लोगों को और ज़्यादा क्या करा है, एक चीज़ प्रोवाइड कर दी, करने की क्षमता प्रोवाइड कर दी है। तो इंटेलिजेंस ने हमको क्षमता प्रोवाइड की है टू गिव देम अ स्कोप विच इज डिनाइड टू इवन द मोस्ट सेवेज बीस्ट। यानी हम ऐसी क्षमता आ चुकी है कि जब हम हर्ड के बाहर जाते हैं तो हम आखिरकार क्या करते हैं, तांडव ही मचा कर आते हैं। और जैसा तांडव तो सेवेज बीस्ट भी नहीं करते, है ना, उन लोगों से भी गया गुजरा काम हम करते हैं। तो विच इज डिनाइड ना, ये चीज़ तो जो उन लोगों के लिए भी गलत है, उन लोगों के लिए भी मनाही है, उसके आगे भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक है कालू ना, कालू है, इसका नाम है कालू, ठीक है। अब ये जो कालू है, कालू जो है, कालू नाम का व्यक्ति जो है वो क्या करता है, जब हम कालू नाम के व्यक्ति की बात करते हैं तो कालू जो है वो जाता है टिल्लू के पास, ठीक है, टिल्लू के पास, टिल्लू के पास जाता है, कालू टिल्लू के पास जाता है। अब जो कालू है, कालू जो है ना वो एक ग्रुप का आदमी था, मैं को ध्यान दे रहा हूं, ग्रुप का नाम है ग्रुप का नाम चलिए हम ले लेते हैं लिलीपुट, ठीक है, लिलीपुट नाम का एक ग्रुप था। अब जब कालू जो है, लिलीपुट के लोगों ने उसको ये सिखाया था, लिलीपुट के, कि हम लोगों को क्या करना है, अपने से जो भी हमारे जैसे लोग हैं, जैसे इसकी हाइट जो 5 फीट है, तो अपने से 5 फीट के लोगों के साथ आपको अच्छे से बात करनी है, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और इस दुनिया में ना जो हमसे ऊंचे लोग हैं, 7 फीट वाले लोग जो हैं, वो लोग ना बड़े बेकार होते हैं, उन लोगों को कोई समझ नहीं होती। अब वो आदमी ऐसे घूमता फिरता कालू जाता है, टिल्लू से मिल लेता है, और टिल्लू की हाइट जो है वो 7 फीट रहती है, और उसका जो व्यवहार है वो उससे अलग होता है, क्योंकि इसकी मॉरल बिलीफ अलग है, इसकी सोच अलग है। अब वो उससे इंटरेक्ट करता है तो उसको ना ऐसे बोलता है, ओए क्या कर रहा है तू, चल हट, इस तरह की वॉइस, जो गलत भाव जो है इस तरह यूज कर कर उसको परेशान करता है। तो यहाँ पर जो कल्लू है, जो टिल्लू है, टिल्लू जो है वो कहीं ना कहीं, अगर हम कल्लू की बात करें तो कालू ना, कल्लू कालू एक ही मान लो आप, तो कालू को बोलता है कि भाई तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, तो कालू मानता नहीं है और टिल्लू की पिटाई लगा देता है। और इस चक्कर में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से उसको नोच देता है, और जैसा जंगली जानवर भी नहीं करते, तो उसके अंदर के जो भाव हैं वो बहुत गलत निकल कर आते हैं, किसके प्रति, इस व्यक्ति के प्रति। तो यहाँ पर इस बात को आप लोग एक नज़र से समझने का प्रयास करें कि ये जो ओवरऑल कालू है और जो पीलू है, टिल्लू है, इन दोनों का जो उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, इनको आप हमेशा याद रखिएगा, पर लिखकर मत आइएगा एग्जाम में, ठीक है। अब सेवेज बीस्ट का मतलब क्या होता है, खतरनाक बीस्ट, है ना। अब जो हमारा पिल्लू है, हमारा जो कल्लू है, सॉरी कल्लू, आप लोग याद हो गया होगा अब तो कल्लू नाम भी, तो कल्लू है, कालू है, दोनों में से आप कोई भी चुन लो। तो कल्लू जो है ना, उसने जो बहुत बुरी तरीके से हरकत की, वो कहीं ना कहीं खतरनाक दानव से भी बेकार थी, क्योंकि दानव भी क्या करता है, वो तो अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से काम करता है, लेकिन उसने तो क्या कहा, उससे भी गया बीता काम किया, जिस चीज को दानव भी रोक देता है। एक बार किसी को मार दिया तो सोचते चलो छोड़ के हट जाओ, लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग तो अपना पूरा हवस निकाल कर ही छोड़ते हैं, यानी हम अपने अंदर की जो गंदगी है, जो हमारे विचार हैं, उन सब चीजों को क्या करते हैं, निकाल ही देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 2 कैटेगरीज की बात करनी है ना, कोई ब्रॉड कैटेगरीज बताने हैं हमको। बहुत ब्रॉड का मतलब होता है बड़े कैटेगरी, है ना, जिसमें डिवाइड करते हैं कि इनकी आइडियाज को लेकर, जिसने पूरी मानवता की सहायता की। तो अब देखिए उत्तर क्या होगा, 2 broad categories of ideas that have helped mankind are those that contribute to knowledge। अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पर 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं
किसके, हमारे आइडियाज़ के, जिन्होंने क्या करा है, सहायता की है किसकी, संपूर्ण मानव जाति की। अगर मैं मानव जाति की बात करता हूँ, मानवता की बात करता हूँ, तो यहाँ पर दो कैटेगरीज हो गई। अब वो क्या है, चलिए उनको एक नज़र देख लेते हैं। दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, जो क्या करता है, जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है नॉलेज और टेक्निक को, और एक जो क्या करता है, कंसर्न्ड है, चिंतित है किसके प्रति, मॉरल और पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिक्स को आप मान सकते हो, पॉलिटिकल एटीट्यूड हो गया, या आप इसको पॉलिटिक्स मान सकते हो, पॉलिटिकल चीज़ों को, ठीक है। पॉलिटिकल पॉलिटिक्स एक ही बात होती है, ज़्यादा हमको तो डेप्थ में नहीं जाना है। तो यहाँ पर दो कैटेगरीज हो गई। तो एक जो है, जो क्या करती है, अपना योगदान देती है किसमें, नॉलेज और टेक्निक को। टेक्निक को हम क्या कहते हैं, तकनीक ना, तकनीक को, ज्ञान को। एक जगह आप तकनीक और ज्ञान को रखो, और एक जगह आप नैतिकता को, राजनीति को रख लो, है ना, राजनीतिक मुद्दों को रख लो, राजनीतिक चीज़ों को रख लो। अब आप लोगों को मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को ना समझा चुका हूँ कि ये क्या है, लेकिन आज भी हम इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है। तो अब देखिए, जब हम बात करते हैं, चलो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ। तो हम उदाहरण लेते हैं कि देश ले लेते हैं, चलो इसका नाम रखते हैं हम गोलगप्पा, ठीक है। अब गोलगप्पा देश जो है, गोलगप्पा एक इमेजिनरी नाम ले लिया है मैंने, गोलगप्पा, ठीक है। तो गोलगप्पा जो है, अगर मैं ध्यान दूं तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हम लोगों को देखना है कि कैसे नॉलेज, टेक्निक, मॉरल और पॉलिटिकल चीजें एक साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्रॉड डिवीजन क्यों हुआ। अब गोलगप्पा देश में क्या है, वहां की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, वो है कुल 5000, ठीक है। 5000 लोगों की वहां पर जनसंख्या है। अब वहां पर ना लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। तो डेवलप करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, डेवलप करने के लिए वो लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं किस पर, ज्ञान पे, ठीक है। वो लोग किस पे ध्यान देते हैं, ज्ञान पे और तकनीक पर। किस पर, ज्ञान और तकनीक पर। तो उन्होंने क्या करा, ज्ञान को एकत्रित करना चालू किया, और ज्ञान को एकत्रित करके उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए, ठीक है। जैसे ब्रिटेन ने किया और भी देशों ने किया। और ऐसा करने से क्या हुआ, वहां पर आप देखोगे कि जो 5000 लोग हैं, मतलब आप देखोगे कि उनमें प्रगति भी होती है, ऐसा नहीं, उनमें बच्चे पैदा होते हैं, सब होते हैं। तो उन्होंने क्या करा, स्कूल खोले, स्कूल में बच्चों को ज्ञान दिया, वहाँ पर टेक्निकल नॉलेज जो है वो बच्चों तक आई, और टेक्निकल नॉलेज आने से क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को और डेवलप किया। उन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव आया। आप देख पाओगे वहां पर कि वहां पर लोग ज्ञानी हुए क्योंकि उन्होंने ज्ञान पर ध्यान दिया, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने 5000 लोगों को बहुत से ट्रेन किया टेक्निकल तौर पर, नॉलेज के तौर पर। उन लोगों के पास कहीं ना कहीं आप देख पाओगे स्किल्स आ गई, तो वे लोग क्या हो गए, बहुत बहुत अच्छे हो गए। और उन लोगों ने क्या करा, रोड ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हर तरफ अपना क्या करा, टेक्निक के जरिए, ज्ञान के जरिए डेवलपमेंट किया। वहीं के वहीं साथ ही साथ उनके पॉपुलेशन में उन लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों को आदर्शवादी व्यक्ति बनना है, हमारे पास क्या होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, कि जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर हम तकनीक और ज्ञान को उपयोग कर रहे हैं, तो मोरालिटी अगर हमारे पास होगी, नैतिकता हमारे पास होगी, तो हम लोग क्या कर पाएंगे। अगर हमारे पास मोरालिटी यानी नैतिकता है, ठीक है, तो उस पॉपुलेशन ने क्या करा, जो मोरालिटी है, MORALETY, मोरालिटी या मोरल भी कह सकते हो आप, उसको धारण करना चालू किया। यानी अब ज्ञान, तकनीक तो एक एस्पेक्ट हो गया डेवलपमेंट का, दूसरा आइडिया जो लेकर आए वो मॉरल का था, मोरालिटी का था। तो लोग नैतिक हुए। अब नैतिकता आने से क्या हुआ, ज्ञान और तकनीक में उन लोगों ने देखा कि हमको उसको कैसे उपयोग करना है, सही क्या है और गलत क्या है। और साथ ही साथ उन लोगों ने क्या करा, मोरालिटी के साथ उन्होंने देखा कि हमारे देश में कुछ ऐसे ग्रुप्स के लोग भी मौजूद हैं जिन लोगों को वो चांस नहीं मिल पा रहा कि वो और अच्छे तरीके से इस चीज को आगे लाएं। अब क्या हुआ, वहां की जनसंख्या बढ़ने लग गई। अब जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ, लोगों को आवश्यकता पड़ी कि अच्छे नेतृत्व की, तो वहां पर पॉपुलेशन ने पॉलिटिक्स को स्वीकार करा। पॉलिटिक्स में क्या हुआ, लोगों ने स्वीकार किया कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक राष्ट्र का निर्माण करना है। अभी हमारा देश एक नॉर्मल देश है, लेकिन अब हमको उस देश में एक ऐसा निर्माण करना है जिसके चलते क्या हो, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो वहां पर पॉपुलेशन में क्या हुआ, पॉपुलेशन में आप लोग ध्यान दे पाओगे कि पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं
एक तरफ आप देख पाओगे कि जो पॉपुलेशन है हमारा, है ना, पॉपुलेशन ने क्या कर डाला, पॉपुलेशन ने इस पर ध्यान दे दिया कि अब हम लोग एक फिक्स बेसिस पर क्या करेंगे, चीज़ों को बनाएंगे, है ना। तो अब फिक्स बेसिस पर उन्होंने क्या करा, डिस्कशन किया कि हमको कितने लोगों को चुनना है, कितनों को नहीं चुनना है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद उन्होंने चीज़ों का निर्माण करा कि हमको राइट क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उन चीज़ों को हमको देखना है। तो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे हमको चीज़ों को समझना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी। हमने क्या करा, दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस को यहाँ पर देख लिया, ठीक है। आप दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन को देख लिया, दो ब्रॉड इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो टू ब्रॉड आइडियाज़ जो थे, जो हमने क्लासीफाई किया था अलग अलग तरीकों से, वो हमने देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड लैंग्वेज प्ले रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या आपको लगता है कि भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है मानव के डेवलपमेंट में? तो चलिए देखते हैं। हाँ, यस, जी हाँ, हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अ प्रोमिनेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है मानव का निर्माण होना, है ना। जो हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम लोगों को आवश्यकता होनी चाहिए किस चीज़ की, कि हम लोग अपने आप को निर्मित करते जाएं डे बाय डे। अब आप लोग बोलोगे कि लैंग्वेज कैसे एक आदमी को, या पर्टिकुलर अगर हम मैनकाइंड की बात करते हैं, है ना, मानवता को कैसे क्या करती, एलिवेट करती, ऊपर की ओर उठाती है ना। बहुत प्रोमिनेंट रोल, प्रोमिनेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है ना, अपना रोल जो है, आधा रोल एक ही होता है, तो अपना आधा प्ले करती है। तो यहाँ पर देखिए, एट वॉट स्टेज लैंग्वेज बिगिन इज नॉट नोन। हर आदमी को ये चीज़ नहीं पता कि किस स्टेट पे ना, किस स्टेज पे ना, किस स्तर पर ये जो लैंग्वेज है उसकी स्टार्टिंग हुई थी। बट वी मे बी प्रेटी सर्टेन, लेकिन हम निश्चित तौर पर इस बात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं दैट इट बिगन वेरी ग्रेजुअली, लेकिन वह धीरे धीरे हुई, बनना चालू हुई थी। विदाउट इट वुड बीन very difficult to hand to from generation to generation the invention and discoveries that were gradually made। यानी अब आप यहाँ पर देखो, ये बहुत easy है, आप लोगों को पता है जनरेशन टू जनरेशन यानी एक पीढ़ी की बात हो रही है, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, एक्चुअली ना यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अगर आप ध्यान दो तो आप लोग पाओगे कि जो लैंग्वेज होती है, आप लोग अगर ध्यान दोगे तो लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, सहायता करती है कि हमारे जो सोच है, जो हमारी समझ है, उसको एक स्तर से दूसरे स्तर तक कैसे हमको प्रसारित करना है, कैसे लेकर जाना है आगे तक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर लैंग्वेज को हम लोग बहुत इजीली नहीं समझ सकते कि उसको उत्पन्न कहाँ से माना जाए, उत्पन्न होने का समय, डेट तो नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या करा, एक दूसरे कम्युनिकेट करना चालू किया। पहले लोग क्या करते थे, लोगों को संकेत देकर बुलाते थे, सांकेतिक भाषा के द्वारा, है ना, ऐसे ऐसे हाथ हिलाया, फिर साउंड निकाला, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भाषा का जो विकास होने लगा। उस भाषा ने क्या करा, आज जो भी इन्वेंशन हो रही है, अब जो भी चीज़ हो रही है उसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं और उसको समझते भी हैं, कम्युनिकेट करके लोगों को बताते भी हैं। तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। तो पहले लोगों के समय में क्या होता था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेद जो है, वेदों को क्या किया जाता है, वेदों को ना सुना जाता है। तो लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते थे, सुन के लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते थे। तो कहीं ना कहीं विदाउट इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। तो इसके बिना क्या होता, बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता, हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम जो इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं ना, तो ग्रेजुअली मेड कैसे हुए, उन सब चीज़ों की जानकारी कम्युनिकेशन के द्वारा क्या होती है, धीरे धीरे पास ऑन होती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग, हैज इट हेल्प्ड यू इन एनी वे। अब ये 5th क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम बहुत सारी लैंग्वेजेस की बात करें तो डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग, जो आपकी मम्मी वाली टंग है ना। अब आप बोलोगे मम्मी टंग, तो देखिए मम्मी टंग का यहाँ पर मतलब ये है कि आपकी मातृभाषा है ना आपकी मातृभाषा की बात हो रही है। हैज इट हेल्प्ड यू इन एनी वे, क्या इसने क्या करा है, आपकी सहायता की है। आई नो सम अदर लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम माई मदर लैंग्वेज, मेरे को जानकारी है अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा भी और भी भाषाओं की। अभी क्वेश्चन यही कह रहा है कि हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो, भाई आप लोगों को अपनी मदर टंग के अलावा, मातृभाषा के अलावा और कौन सी भाषाओं का ज्ञान है।
हैज़ इट हेल्प यू इन एनी वे, क्या किसी तरीके से इसने आपकी सहायता की है? अब देखिए, आई नो सम अदर लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम माई मदर टंग, है ना, मेरे को अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा भी और भी लैंग्वेज आती है, जैसे इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। यस, इट हैज़ हेल्प मी इन मैनी वेज, और इसने क्या करा है, मेरी सहायता की है बहुत अच्छे तरीके से। सच एज टू कॉन्टेक्ट अनदर पर्सन हु डज नॉट नो आवर मदर टंग, है ना, हम लोगों का कॉन्टेक्ट होता है कि इनसे दूसरे लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों के साथ हम मिलते हैं, जुलते हैं, और उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो बात होती है हम दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। यानी मान लो किसी और के देश के लोगों से आप मिलने चले गए, और आप लोगों ने जब उनसे वार्तालाप की तो आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने जब उनसे बातचीत की तो अपने विचारों को व्यक्त करा, तो वही चीज यहां पर हुई। ठीक है, वी यूज इंग्लिश टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, हम इंग्लिश भाषा के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करवा पाते हैं। इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, भाषा जो है इंग्लिश वो हर तरफ बोली जाती है। ठीक है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पर ओवरऑल इस बात को समझ लिया है बहुत अच्छे तरीके से कि भाषा जो है, आपको एक भाषा के अलावा भी और भी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सको। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारा ये वाला जो एक्सरसाइज का पार्ट है वो ओवर हो गया है। एक और अन्य जानकारी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और वह ये है कि हम सभी आपको एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, वो भी मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और माय डियर स्टूडेंट्स, सारे टॉप कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का धन्यवाद।